बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सिक्योरिटी काम ने एक जस्टिस साफियों को एक तफसीली प्रेस ब्रीफिंग दी है और शायद पहली मरतबा यह हुआ है कि पाकिस्तानी मिसाइल की बजाय वहां भारत के अंदर जो फाल्ट लाइंस हैं, एक नाकाम रियासत की जो खसूसियात हैं भारत के अंदर पाई जाती, उनको उजागर किया गया है। क्या हम ये कह सकते हैं इस प्रेस ब्रीफिंग के नतीजे में कि पाकिस्तान भारत के अंदर चलने वाली अलैदगी की जितनी भी तहरीकें हैं, सबको खुलकर सपोर्ट करने वाला है? और पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया है? फिर सुप्रीम कोर्ट में जेल इस्लाहात के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें चारों वज़रा भी मौजूद थे और मरियम नवाज शरीफ ने वहाँ कुछ ऐसी बातें की हैं, मैं ये समझता हूँ उसको कि वो बातें जो हैं वो अदलिया को शर्मिंदा करने वाली बातें थी। और सुहेल अफरीदी साहब क्या फरमाते रहे, इस पर भी बात करनी है। और फिर लाहौर से अगवा होने वाली 2 गैर मुल्की खवातीन जो हैं, वो मरियम नवाज ने कहा जनाब 2 घंटे के अंदर अंदर इनको बाजियाब करवाया जाए। उनको पुलिस ने बाजियाब करवा लिया है। ये मामला क्या था, शुरू कहाँ से हुआ, असल तनाज़ा क्या है, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और खबर है अच्छी अहले पंजाब के लिए। ये जो मरियम नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ नौजवानों की स्किल के लिए, ट्रेनिंग के लिए, तरबियत के लिए, प्रवास कार्ड वगैरह, इस तरह की जो स्कीमें शुरू की हुई हैं, उनमें एक संगे मील जो है ये तय हो गया है। अब इनका जो है ना स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट जो है, उसने जो ब्रीफिंग दी है मरियम नवाज शरीफ को, उसमें ये बताया गया है कि टेवटा, पीवीटीसी, पीएसडीएफ के तहत अब तक 4,10,848 लोगों की तरबियत जो है ये मुकम्मल हो चुकी है। इनमें से 1,39,510 अफराद जो है ये मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पे नौकरियां हासिल कर चुके हैं या फिर अपना कारोबार इन्होंने शुरू कर दिया हुआ है, यानी ये बरसरे रोजगार हो गए। और इनमें जो बैरून मुल्क हैं वो 39,439 अफराद जो हैं उन्हें बैरून मुल्क मुलाजमतें मिली हैं। ये जो मरियम नवाज का ये प्रोग्राम है, इसको इसलिए भी मैं अप्रिशिएट करता हूं कि जो अगर मुल्क के अंदर मुलाजमतें नहीं हैं, आप मुलाजमतें पैदा नहीं कर पा रहे, तो नौजवानों के अंदर जो है उनकी जो स्किल इस हद तक डेवलप कर दी जाए, उनकी सलाहियतें इस हद तक निखार दी जाएं कि उन्हें बैरून मुल्क जो है वो नौकरियां मिल जाए। और इस पे ये जो मैं बता रहा हूं कि ये जो ब्रीफिंग दी गई है, इसके अगर इदाद-ओ-शुमार देखें तो मैं ये समझता हूं कि जो ये कामयाबी के साथ ये प्रोग्राम जो है ये जारी है। अच्छा, इसमें एक तो प्रवास कार्ड है, उसके तहत हुकूमत ने 45,000 लोगों को 3 लाख रुपए फी कस के हिसाब से कर्जा देना है बिला सूद और शख्सी जमानत पे, किसी की जमानत भी नहीं चाहिए उसमें। और फिर इसमें जनाब जो ट्रेनिंग की गई है इन लोगों की, तो उसके तहत अच्छा वैसे एक और भी इसमें खुशखबरी की बात है कि नवंबर 2025 में ये ह्यूमन रिसोर्स एंड मैन पावर एक्सपो जो है उसमें 51 MOUs जो हैं उनके ऊपर दस्तखत हुए हैं दीगर ममालिक के साथ। वहां 40,000 से जायद बैरून मुल्क जो मुलाजमतें हैं ये इससे पैदा की जाएंगी। और ये जो मुख्तलिफ सेक्टर है, मसलन कंस्ट्रक्शन जो है उसका जो सेक्टर है उसमें कम से कम तनख्वाह 1,10,000 रुपए पाकिस्तानी से लेके 1,85,000 तक तनख्वाह जो है ये लोग जो उसके मुस्तक होंगे, उनको मिलेगी। और दूसरा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है उसमें जो कम से कम तनख्वाह होगी वो 1 लाख से 3 लाख रुपए तक तनख्वाह जो है ये पाकिस्तानी रुपयों में बैरून मुल्क जो है वो हासिल कर सकेंगे। और फिर इसमें लैंग्वेज जो है वो भी सिखाई जाती है। ज़ाहिर है बाहर जाके इन्होंने जिस मुल्क में इन्होंने नौकरी करनी है तो वहां वहां की जबान तो आनी चाहिए ना, वो वहां जाके सीखते हैं। लेकिन यहाँ से ही जिस शोबे में ट्रेनिंग दी जाती है तो और उस शोबे में जहां नौकरियां बैरून मुल्क होंगी तो वहां उसी हिसाब से इनकी जो जबान है वो उनको सिखाई जाती है। पंजाब हुकूमत ने इस प्रोग्राम के तहत बड़ा काम किया है। उन्होंने ऐसे ममालिक ढूंढे हैं जहां लेबर की कमी है और पाकिस्तानी जो है वहां उनके लिए खपत पैदा हो सकती है। ये सारी चीजें इन्होंने देख के जमा तफरीकें करके, और इसमें एक और चीज जो है वो 60,000 अफराद जो है
उनको जनाब यूरोपीय क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत जो है ये मुलाजमतों की फराहमी यकीनी बनाने का एक हदफ मुकर्रर किया गया है। 60,000 अफराद तो इब्तदाई तौर पे है ना, 3 साल में ये तादाद जो है ये बढ़ के 1 लाख हो जाएगी। और अगर ये प्लान जो है ये मनसूबा कामयाब हो जाता है और मरीम नवाज अगर लगी हुई है इसके पीछे, तो कामयाबी के इम्कानात मैं समझता हूँ 100% है इसमें। तो जनाब फिर वो $100 मिलियन जो हैं वो तरसीलात ज़र की शक्ल में इस प्रोजेक्ट के तहत ये पाकिस्तान आएंगे। ये प्रोग्राम जारी है और नौजवान जो हैं उनके पास ये मौका मौजूद है, बल्कि मौके मौजूद हैं कि वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। और दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट में एक कॉन्फ्रेंस हुई है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में, तो उसमें चारों वज़रा भी थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी थे, अदलिया के जज साहबान भी थे, चीफ जस्टिस साहबान भी थे। तो वहाँ जो एलामिया जारी किया गया, डिक्लेरेशन जो जारी किया गया, उसमें उस पर चारों वज़रा आला जो हैं पंजाब, KPK, बलूचिस्तान और सूबा सिंध, उनके दस्तखत भी मौजूद हैं। और ये तय ये किया गया वहाँ के जो कैदियों की जिस्मानी सेहत, जहनी सेहत, ग़िज़ाइयत, सफाई सुथराई और दीगर जो बुनियादी सहूलियात हैं उनको बेहतर बनाया जाए, ये इसमें हुआ। कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सहेल अफरीदी ने जो खिताब किया है, तो जनाब इनकी कहानी जो है ना वो इमरान खान से शुरू होती है और इमरान खान के ऊपर आके जनाब ख़त्म हो जाती है। वहाँ जनाब वो कह रहे हैं जनाब सहेल अफरीदी साहब कि जेल इस्लाहात का आगाज़ जो है ना वो अडियाला से किया जाए। और फिर जनाब इमरान खान नाहक कैद है, अदालतों ने साथ देती है भाई जी, तुसी केस ही नहीं सही तरीके नाल लड़दे, दरखास्त दा फोरम कोई होर हुंदा, तुसी टुर किसी और पासे जाते हो। आईनी अदालत में जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, फिर कहते हैं ऑब्जेक्शन लगे, हमारी सुनता कोई नहीं है। वकालतनामे साइन होकर पड़े होते हैं, आप वो वकालतनामे वसूल करने की बजाय जनाब एक तौहीन अदालत की दरखास्त दे देते हैं, जनाब अदालती हुक्म के बावजूद जनाब वो हमें नहीं दिए गए, वकालतनामे नहीं दिए गए। बाद में वो उन्हीं वकालतनामों की बुनियाद पे आप इमरान खान और बुशरा बेगम की तरफ से दरखास्तें भी फाइल करते हैं। वो कहते हैं जनाब अहले खाना से नहीं मिलने दिया जाता। हर हफ्ते इमरान खान और बुशरा बेगम की मुलाकात होती है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है ये बात। और बाकी जो फैमिली के साथ मुलाकात है वो तो इन्होंने खुद लिख के दिया हुआ इमरान खान है कि जनाब जो जेल रूल्स हैं वो गालिब रहेंगे, उनको फॉलो किया जाएगा। अब ये जेल रूल्स फॉलो नहीं करते, बाहर आके जनाब सियासी बयान देते हैं, कभी कोई बात, कभी कोई बहाना, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल इस तरह की उन्होंने वो कहा है जनाब, उन्होंने जनाब वो बानी पीटीआई को सहूलतें दें। ओ भाई कैदियों की बात हो रही है, अडियाला जेल की आप बात कर रहे हैं, चलो अडियाला जेल का भी ठीक है, आपने रोना रोया है, लेकिन ये भी तो देखें ना कि आपके सूबे की जेलों की क्या सूरत हाल है। वहां से आप तो वहां से शुरू करें ना। वहां तो जनाब अब मैं क्या बताऊं कि वहां दहशतगर्द कौन है, उनकी कौन मदद करता है, वो कैसे जेलें तोड़ के अपने साथियों को जनाब छुड़वा के ले जाते हैं। ये एक वाकयात हैं ऐसे। फिर जिन दहशतगर्दों को गन पॉइंट पे आजाद करवाया जाता है उन्हें जनाब हीरो बना के पेश किया जाता है। कभी वो अफगानिस्तान में बैठे होते हैं, कभी उन इलाकों में बैठे होते हैं जहां जनाब हमारी फोर्सेस जो हैं वो सफाई का काम कर रही हैं, दहशतगर्दों की सफाई का। तो भाई ये तो इनका विजन है, ये खैबर पख्तूनख्वा वाले जो वजीर आला है सहेल अफरीदी साहब, बल्कि पूरी पीटीआई इसी तरह की बातें करती है। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, वहां से तकरीर शुरू हुई वहां पे खत्म होगी, अल्लाह अल्लाह खैर सला। और दूसरा, जो मरियम नवाज शरीफ ने जेल रिफॉर्म्स में कॉन्फ्रेंस में खिताब की है, उन्होंने ये बात की है कि पंजाब की जो जेलें हैं ये 39,000 कैदियों की गुंजाइश है, लेकिन 70,000 कैदी जो भरे हुए हैं जेलों में, ये उन्होंने बताया। और वो अक्सरियत उन कैदियों की है इनमें जो अंडर ट्रायल है, जिनके हवालाती हैं, वो सजा याफ्ता नहीं है। और भाई अदालतों को उन्होंने ये बिटवीन द लाइन ये कहा है कि ये इसके जिम्मेदार तो आप हैं, आप कम से कम ट्रायल मुकम्मल करवाएं, उनकी जमानत की दरखास्तें पड़ी हुई हैं उनके फैसले करवाएं। और फिर इसके अलावा जो अपीलें हैं, जो सजा याफ्ता कैदी जो अपीलें हैं, उनका फैसला करें। फिर मरियम नवाज ने अपनी जेल का तजर्बा बयान किया है और उन्होंने कहा ना मैंने बहुत कुछ सीखा है इस कैद से। वो कहते 24 घंटे मुझे कैद तन्हाई में रखा गया इसी अडियाला जेल में। और फिर कहते हैं जनाब एक दफा मेरी शुगर जो है ये डाउन होगी, तो मेरे ज़ाहिर जब शुगर डाउन हो जाती है तो बंदा तो समझ नहीं आ रही होती,
वो कवितारी हो जाती है। वो कहते हैं ना, मैं वो आवाजें दे रही थी, चीख रही थी, लेकिन मेरी कोई सुन नहीं रहा था। मुझसे ज्यादा कैदी तन्हाई को कौन समझ सकता है, या जो कैदियों के मसाइब है मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है उनको। वो कहते हैं ना, बैरकों से बच्चों के रोने की आवाजें आया करती थी। वो कहते हैं ना, वो मैं गुड़ रखा हुआ था तो गुड़ का मर्तबान टूट गया, तो वो किरची किरची हो गया। तो फिर गुड़ जब मैंने उठाया तो उसके ऊपर वो शीशा लगा हुआ, तो कांच टूटा हुआ जाता है। उसको साफ सुफ करके जनाब मैंने वो खाया, तब मेरी वो जो सूरत हाल वो बेहतर हुई। तो इस तरह के उन्होंने और कहा, जब जो वहां जिस कमरे में रखा गया था, ये तो रोना रोते हैं ना, इनको तो जो सहूलतें दी गई हैं। अच्छा, ये कैद तन्हाई वाली बात भी गलत कर रहे हैं। अभी तक वो मुशक्ति और वो बावर्ची और बाहर से खाना जो वहां अपने सामने किचन में पकवाना, ये सारी सहूलतें इमरान खान को मुयस्सर है। तो कैद तन्हाई तो और चीज होती है यार, वो तो किसी को शक्ल नहीं देख सकता बंदा, ये कह रहे हैं कैद तन्हाई में रखा हुआ है। अच्छा, फिर बहरहाल उन्होंने इस तरह की बातें की। वो मुझे ये नहीं समझ आती जाए नमाज कहाँ पे बिछाऊं। लेकिन ये जो मरीम नवाज ने बात की है ना कि मुझसे, हाँ, फिर वो कहते हैं कि जब वो मेरा एक्सपीरियंस हुआ ना वो शुगर वाला, तो फिर मैंने इमरजेंसी बटन लगवाए हुए हैं बैरकों में। वो यानी अगर कोई ऐसी सूरत से दो चार हो जाता है बंदा, तो वो बटन दबा देगा, तो फौरी तौर पे अमला जो है वो पहुंचेगा और तिब्बी इमदाद उसको दी जाएगी, उसके तिब्बी मसले को हल किया जाएगा। ये उन्होंने ये कहा है। वैसे जो मरीम नवाज ने जो बात की है ना, जो कैद में मैंने सीखा है, तो मेरा ख्याल है ये जितने भी वजीर आला है ना, सबको कुछ अर्से के लिए जेल में तजर्बाती तौर पे रहना चाहिए, कैदी की तरह। अल्लाह ना करे कि सबके ऊपर मुकदमे बने या सारे सियासी इंतकाम का निशाना बने। अच्छा, ये तो वैसे मैं ऐसे ज़राए तफन्नुन बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि लाहौर से गवाह होने वाली 2 गैर मुल्की खवातीन को पुलिस ने बाजियाब करवा लिया है। मुलज़म गिरफ्तार हो गए, 4 मुलज़म जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए। 15 पे कॉल आई, 15 पे कॉल कहाँ से आई और मरियम नवाज शरीफ तक बात कैसे पहुंची, और मरियम नवाज शरीफ ने ये हुक्म दिया कि 2 घंटे के अंदर अंदर इन खवातीन को बाजियाब करवाया जाए और मुलजमों को गिरफ्तार किया जाए, और पुलिस ने ऐसा किया। अच्छा, इसमें एक जो मरकजी मुलजम है मोहम्मद रजा डार साहब, तो ज़ाहिर है वो अगर डार फैमिली के साथ उसका तल्लक है, तो फिर वो रिश्तेदारियां तो निकल आती हैं। किसी अहम शख्सियत के साथ, बाअसर शख्सियत के साथ भी उनकी रिश्तेदारी निकल सकती है। अब ये इनके अगवा का मुकदमा जो मुलजमों के लिए 4 मुलजम गिरफ्तार हुए, उन्हें आज जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में, मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाएगा। अब थाना डिफेंस सी जो है ना, वहां ये मुकदमा दर्ज हुआ है, और उसमें जो दफात लगी है, एक तो 365 ए की लगी है, अगवा बराए तवान, और उसमें सजाए मौत है। उम्र कैद भी हो सकती है, सजाए मौत भी हो सकती है। और दूसरा जो है वो 375 ए गैंग रेप, तो उसमें भी यही सजा है, यानी कि उसमें भी मौत तक की सजा जो है, ये मुजरिमों को जुर्म साबित होने पे ये सजा हो सकती है। अब ये मामला हुआ कैसे, ये पाकिस्तान कैसे आई, ये सारी चीजें जो हैं, जो पुलिस ने इंक्वायरी की है इब्तदाई तौर पे, तो जो चीज सामने आई है, बल्कि मेरा ख्याल है जो डीआईजी हैं मुतल्लिका फैसल कामरान, उन्होंने भी शायद इस हवाले से मीडिया के कुछ लोगों को बताया है कि जनाब ये दरअसल क्रिप्टो करेंसी जो है ना, उसका ये मामला था। ये जो है ना मोहम्मद रजा डार, ये सिंगापुर में इन दोनों खवातीन से मिलता है। एक हॉलैंड की है जिसने ये पर्चा दर्ज करवाया, जिसकी मुद्दईयत में ये पर्चा दर्ज हुआ है। दूसरी का तल्लक स्पेन से है। वहां इनके दरमियान क्रिप्टो में ना सरमायाकारी के हवाले से कोई आपस में मामला तय होते हैं, और बाद में इन्होंने कोई जो सरमायाकारी की गई थी, तो इन्होंने कोई मुनाफा देना था, वो उसका कोई मुनाफे का सिलसिला नहीं बन रहा था, इन्होंने उसको बुलाया, इन दोनों खवातीन का। अच्छा, वो खतून खुद कह रही है जो हॉलैंड वाली है कि जनाब हमारे वीजे वगैरह का जो बंदोबस्त है ना, ये इन्होंने किया, रजा डार ने किया। तो जनाब वो पाकिस्तान आई, फिर जनाब ये शायद 29 जून को ये पाकिस्तान आती है, और 3 जुलाई को इन्होंने वापस जाना था। तो वो जनाब फिर इनको जो घुमाते घूमते रहे हैं, मरी भी ले गए, इधर भी ले गए, सरगोदा भी, पता नहीं कहाँ कहाँ डिफेंस में इनको रखा हुआ था उन्होंने। जिन लोगों ने इन खवातीन के साथ बिजनेस किया हुआ था ना क्रिप्टो का, तो उनमें से एक बंदे ने ये कहा कि जनाब मेरे पैसे नहीं देंगे जब तक, तो मैं इन्हें वापस नहीं जाने दूंगा। उसके बाद
जो FIR है वो भी हम आपको बताएंगे जनाब, उसमें क्या इल्ज़ाम लगाए गए हैं। तो वो जनाब फिर उन्होंने इनको अगवा कर लिया और फिर इसके जो वालिदैन हैं उनको जनाब फ़ोन करते रहे कि जनाब ये जो $15 लाख जो है ये हमें दे दे, तो जनाब ये आपकी बच्चियाँ जो हैं इनको हम छोड़ देते हैं, आज़ाद कर देते हैं। ये मामला, यानी इसका मतलब ये पैसे का लेन-देन, लेकिन पैसे के लेन-देन के मामले में ये जो हुआ है इनके साथ, आगे जो इल्ज़ाम लगाए हैं उनका मेडिकल भी हो गया ख़वातीन का। ये जो हॉलैंड वाली खातून है ना, ये कहती है जो मेरी साथी खातून है, उनके साथ उसने हुलिये बयान किए हैं बंदों के। जनाब उन्होंने वो ज़्यादती की है उनके साथ, समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और वो कहते हैं मेरे साथ भी इन्होंने कोशिश की। तो मैंने इन्हें बताया कि ना मैं कुंवारी हूँ तो मुझे हाथ ना लगाना। तो जो फिर कहते हैं मुझे, लेकिन दीगर यानी कि वो जो कपड़े उतार दिए, जो भी चीजें होती है ये सारी, और ये जब पैसे का मुतालबा कर दिया तो ये अगवा रहतावान है। अगर आप किसी को हिरासत में रख के आपने उससे पैसे लेने भी हों, लेकिन आपने उसको कैद कर लिया और उसके घर वालों को फोन कर दिया जनाब पैसे दे जाए बंदा ले जाए, तो ये 365 बनते हैं अगवा रहतावान। तो यही ये इनके साथ हुआ है। और फिर जो ये 15 पे कॉल आई है ये इसके वालिद की, जो हॉलैंड वाली खातून है। अब ये खवातीन जो हैं बड़ी समझदार कह लें आप, इनको तेज कह लें, हाजिर दिमाग कह लें आप, ये जहां भी जाती थी ना तो उनकी जो जनाब जो अपनी लोकेशन अपने वालिदैन के साथ शेयर करती थी, जिस गाड़ी में जा रही हैं उस गाड़ी की तस्वीर शेयर करती थी। तो इन्होंने जब 15 पे ये कॉल आई है तो अब ये तरीकाकार ये होता है कि वज़ीर आला को आला काम को बताना होता है। जब मरियम नवाज तक ये इतला पहुंची कि जब ऐसा एक वाक्य अगर 15 पे कॉल आई है तो इन्होंने फौरी तौर पे हुक्म दिया कि 2 घंटे के अंदर अंदर जो है इनको ट्रेस करें, मुलजिमों को गिरफ्तार करें और खवातीन जो है इनको बाजियाब करवाया जाए। अब इन्होंने जिस बंदे ने 15 पे जिस लड़की के वालिद ने इनको आगाह किया तो उनका जनाब तस्वीरें भेजें, गाड़ी की तस्वीरें भेजी, उन्होंने गाड़ी की तस्वीरें भेजी जब ये जा रही थी। तो इन्होंने फिर जनाब वो गाड़ी जो है वो ट्रेस कर ली और गाड़ी का सफ़र जो है ये लाहौर से शुरू होता है, सरगोधे जाती है, इस्लामाबाद जाती है, फिर वापस आ जाती है ये DHA में, और वहाँ वो लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो जाते हैं। ये सारा मामला हुआ है और बहरहाल ये बदनामी बढ़ी हुई है पाकिस्तान की। इससे हम तो इंडिया की मिसालें दिया करते थे ना कि इंडिया में ये हो गया और जनाब वहाँ जो बाहर से खवातीन आती हैं उनके साथ जो है जो स्याह खवातीन होती हैं उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। तो ये पाकिस्तान की भी इस हवाले से बदनामी तो हुई है ना। ये वहाँ की मीडिया पे भी खबरें आ रही हैं, चल रही हैं कि पाकिस्तान में ऐसी खवातीन जो हैं अगवा हो गई हैं। अब शायद 3 जुलाई को उनकी फ़्लाइट है वापसी की, तो ये कह रहे हैं हम जनाब उनकी एम्बेसी वालों को कह दिया, तो बाकी मुकदमा चलेगा, आगे क्या होता है देखते हैं। और दूसरा जो मैंने अर्ज़ किया था कि आला अस्करी शख्सियत ने सिक्योरिटी काम कह लें जो तफसीली ब्रीफिंग दी है भारत के हवाले से। बहुत कम ऐसा होता है कि जनाब पूरी जो ब्रीफिंग है वो सारी उसका जो मरकज़ है, जो गुफ्तगू का मरकज़ है वो हिंदुस्तान के अंदरूनी हालात है। और ये बताया गया कि वहाँ जनाब नस्ल परस्ती की बातें, ज़ात पात की बातें, अक़लियतों के साथ बुरा सलूक, अलहदगी की जो तहरीकें हैं उस हवाले से वहाँ जो हो रहा है, ये सारी चीज़ें बयान की गई हैं। और वहाँ एक ऐसा फ़िक्रा बोला गया है जिससे ये लगता है कि पाकिस्तान वहाँ की जो अलहदगी की तहरीकें हैं उनकी खुल के सपोर्ट करने वाला है, जैसे भी करें, ठीक है ना। और इसका पस मंज़र था, ये क्यों किया? अब पता ये चला है कि जनाब इन्होंने, इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ, कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है, दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है, चीन और पाकिस्तान के अलावा जो इस्लामी ममालिक का एक ब्लॉक बन जाएगा तो ये शायद दुनिया को दहशतगर्दी का शिकार करने वाले हैं। इस तरह का बयानिया जो है ना भारत ये बनाने जा रहा है, बना रहा है, बल्कि उसके लिए उन्होंने जो इकदामात किए हैं, ज़ाहिर है हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो हैं वो इस चीज़ की गमाज़ है कि ऐसा हो रहा है। और वो क्या है, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने जनाब जो यूरोप और मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में जितनी भी उनकी एम्बेसीज हैं, जितने भी सफारत खाने हैं, उनको एक्टिवेट कर दिया है और स्पेशल लोग वहां जाते हैं गुमराह करने के लिए वहां की प्रेस को, वहां की हुकूमतों को, और बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जनाब ये फॉल्ट लाइन्स हैं
और जनाब इसके पास एटम बम होना खित्ते के लिए, दुनिया के लिए जनाब एक खतरा है। और फिर जो पैन इस्लामिज्म है, सारे मुसलमान मुल्क जो मिल जाए, इस हवाले से जनाब जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है और जो अस्करी क़यादत है, ये जनाब को इनकलाबी बने हुए हैं अपनी तरफ से, ये वो कह रहे हैं। और वो कहते हैं लीबिया, शाम, उर्दू और दीगर ममालिक के लोग भी एक दूसरे के साथ राब्ते कर रहे हैं। ये जो इंडिया प्रोपेगेंडा कर उसकी बात कर रहा हूँ। और फिर जनाब सऊदी अरब के साथ भी इन्होंने जनाब वो कर लिया हुआ है, माहदा कर लिया हुआ है। तो वो कहते हैं अच्छा, फिर उसमें वो जो पाकिस्तानी मीडिया है ना, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया, इसके जो वीडियो क्लिप्स हैं, जो बयानात हैं, वो सारी चीजें, अंदरूनी इख्तलाफात जो है, जो रैलियां निकाली जाती हैं, जो पीटीए वाले हरकतें करते हैं, ये सारी चीजें वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि जनाब ये देखें, ये है पाकिस्तान और यहाँ 25 करोड़ अवाम जो है तो कीड़े मकोड़ों की तरह रह रहे हैं। दूसरा, वो पाकिस्तान और चीन के तल्लुकात का हवा खड़ा करके ना डरा रहा है यूरोप वालों को, दुनिया वालों को। और वो कह रहे हैं ये पाकिस्तान जो है ये तो चीन की सैटेलाइट स्टेट बन गया हुआ है, सैटेलाइट रियासत बन गया हुआ है। और वो कहते हैं अगर पाकिस्तान के जरिए रसाई हासिल होगी ना इसको मगरबी एशिया तक और मशरक़ वस्ता तक, फिर तो जनाब दुनिया पे चीन का ही राज होगा। एक और चीज जो समझ आई है कि वहां जो ये बयानिया बना रहे हैं, वहां जिस सिंध के कुछ इलाके हैं, यहाँ हिंदू आबादी है, वहां ये कोई तहरीक शुरू करवाना चाहते हैं ये भारत वाले जो हैं, जो इनके ज़ाहरा आरएसएस वाले जो हैं, इनके राब्ते शाब्ते हैं ना, तो ये जनाब और ऐसी वो मंदिरों की तस्वीरें, कुछ और जो हिंदू रसूम अदा की जाती है, वो सारी चीजें दिखा के ना वो कोई प्रोपेगेंडा, हिंदू आबादी वाले जो इलाके हैं वहां जनाब वो कह रहे हैं उमरकोट हो गया, नंगर पारकर हो गया, सांगड़, शिकारपुर, कश्मीर और दीगर जो इलाके हैं, ये वहां जो ऐसा तासर दे रहे हैं कि जनाब वहां बड़ा जुल्म हो रहा है और उनकी भी जो आज़ादी जन है वो हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहिए, आप ये कह सकते हैं। इस हद तक ये प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया को ये कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां देखें जनाब क्या हो रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है। अच्छा, बहरहाल, और इसके जवाब में जो मैंने अर्ज किया ना, जो हमारा बयानी है उसमें ये सारी चीजें जो वहां जात पात का निज़ाम है और पैदाइश से समाजी हैसियत का तयन हो जाता है, ये शूदर है, ये शूत है, ये ब्राह्मण है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, सारी चीजें। और वहां जो जुल्म हो रहे हैं और जो हिंदुत्वा जो है वो, और जो फौज के अंदर जो है नस्ली तकसीम, और फिर पूरी फौज को वो जो गेरवा रंग होता है उसमें रंगने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीजें वहां फिर वहां ये भी बयान किया गया जनाब, जो जेर इंतजाम मकबूजा जम्मू व कश्मीर और फिर मणिपुर, खालिस्तान, सेवन सिस्टर्स, शुमाली और जनूब की तकसीम और नागालैंड, ये सारे वो कहते हैं मसाइल जो हैं वो हल तलब है। ज़ाहिर है मौजूदा भारतीय हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं वो खुद उसकी कौमी सलामती के लिए खतरा है, लेकिन उसने मुद्दा जो है वो दूसरों के ऊपर डालना है। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से ये आलमी तनाई का शिकार हुआ, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो सारा इल्जाम जो है वो, और ये कह रहा है देखिए तमाम हमसाया मुल्क के साथ तल्लुकात जो है ये भारत के खराब है, और इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा रहा है जनाब इसके हमसायों के साथ तल्लुकात ठीक नहीं है, नाम भी लेता है। और ईरान में भी जाके कुछ अजीबो गरीब किस्म की बातें जो हैं ये कर रहे हैं, ईरान वालों को जो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और हमारे वज़ीर आज़म वहां तदफीन में शिरकत के लिए आज जा रहे हैं, अली खामनेई की तदफीन जो है, आखिरी रसूमात जो हैं, नमाज जनाजा जो है उसमें उन्होंने शरीक होना है, फिर तुर्किया जाना है। लेकिन ये सारा इसी तरह, और ये असल में उसका जो लुब्बे-लुबाब ये था कि जनाब जैसे वो कर रहे हैं ना, पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैला रहे हैं, अलहदगी की तहरीकों को हवा दे रहे हैं, उनको असला सप्लाई कर रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं। मुझे ये लगा कि शायद पाकिस्तान भी इसी पैटर्न के ऊपर सोच रहा है। वहां जो एक बात है ना, वो जो मैं कह रहा हूं कि ये जनाब शायद ये उन तहरीकों को खुल्लम खुल्ला हमायत करने वाले हैं। वहां एक जो बात की गई ना, वो कही गई क्या तारीख जो है वो अपने आप को दोहराएगी, भारत की वही तारीख जब मुतहदा हिंदुस्तान जो है वो मजहबी बुनियादों के ऊपर तकसीम हुआ था,
उसी तहरीक की बात की जा रही है। और वहां ये सवाल बड़ा वाज़ेह तौर पे ये सवाल उठाया गया कि क्या तहरीक पाकिस्तान 2 के लिए वक्त साजगार हो चुका है, और इसका जवाब है हाँ। अब इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान क्या करने वाला है, क्या करने जा रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान की। भारत में आज़ादी की तहरीकें तो चल रही हैं, वो नस्ल की बुनियाद पे चल रही हैं, जात पात की बुनियाद पे चल रही हैं, मजहब की बुनियाद पे चल रही हैं। वैसे मेरा ख्याल है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना, वहाँ कहीं ना कहीं ये शायद पछतावा भी एक नज़र आ रहा है मुझे कि जनाब ये जो हमने जम्मू और कश्मीर में आज़ादी की तहरीक, जो मुजाहिदीन थे और खालिस्तान की जो तहरीक थी और दीगर जो तहरीकें वहाँ चल रही हैं, हमने जो वहाँ उन तहरीकों की सरपरस्ती से अमलन कह लें आप, वो ज़बानी तौर पे तो चल रहा है सारा कुछ, अमलन जो हमने हाथ खींच लिया, उसका भी हमें नुकसान हुआ है। और जवाब में हम तवक्को कर रहे थे कि भारत जो है वो भी पाकिस्तान के साथ इसी तरह का सलूक करेगा जो जहाँ आज़ाद, लेकिन वो तो उसने तो और तेज कर दिया जनाब उनकी मदद करना। ये सारा मामला वो समझ आ रहा है मुझे उस ब्रीफिंग से। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।